नमस्कार। यूट्यूब के सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में अटलांटिक महासागर की जल धाराओं के बारे में आपको बताएंगे। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जल धाराओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न को हल करने में विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का अनुभव होता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए मैं ग्राफ के माध्यम से आपको जल धाराओं से संबंधित प्रश्न को हल करना बताऊंगी। इससे मेरा पूरा विश्वास है कि आप जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे उसे आसानी से हल कर लेंगे। इस वीडियो में मैं अटलांटिक महासागर की जल धाराओं के बारे में आपको बताएंगे। धाराओं से संबंधित प्रश्न में अक्सर गर्म और ठंडी जल धारा को समझना काफ़ी कठिन होता है। इसके लिए आसान सा ट्रिक है। मध्य में जो लाइन गई है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके आसपास जो लाइन है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऊपर के भाग को ध्रुव कहते हैं और ये ठंडा इलाका है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य में जो लाइन है भूमध्य रेखा, उसके आसपास का एरिया गर्म है। इसी प्रकार नीचे जहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है ये भी इलाका ठंडा है। अब जो भी जलधारा भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएगी वो हमेशा गर्म होगी और जो जलधारा ऊपर की ओर से नीचे की ओर आएगी वो हमेशा ठंडी होगी। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जो जलधारा जाएगी वो हमेशा गर्म होगी और जो जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी वो हमेशा ठंडी होगी। यह आसान सा ट्रिक है। इसे आप आसानी से ठंडी और गर्म जलधारा को आसानी से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार धाराएं हमेशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में चलती हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है और दिशा से संबंधित बात को भी ध्यान रखना है। जैसे कि इस भाग को ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, इसे ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग कहेंगे। ऐसे अफ्रीका का पूर्वी भाग, ऐसे अफ्रीका का पश्चिमी भाग कहेंगे। धाराओं से संबंधित प्रश्न को हल करते समय इन सामान्य से बातों को जानना भी आवश्यक है। अब मैं अटलांटिक महासागर की जल धाराओं के बारे में आपको बताएं। उत्तर पश्चिम अफ्रीका के एटलस पर्वत के नाम पर इसका नाम अटलांटिक महासागर पड़ा। इसके पूर्व में पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी अफ्रीका के देश तथा इसे पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिकी देश तथा दक्षिणी अमेरिका के देश स्थित है तथा इसके उत्तर में आर्कटिक सर्किल है तथा इसके दक्षिण में अंटार्कटिका सर्किल है। ये तो हुआ महाद्वीपों का अध्ययन। अब हम अटलांटिक महासागर की जल धाराओं का अध्ययन करेंगे। अटलांटिक महासागर में धाराओं का दो सिस्टम है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जल धारा और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जल धारा। अब हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की जल धारा का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की जल धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। यह धारा की उत्पत्ति यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, पर कोई भी उत्तर तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सनातनी पौने हमेशा पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलती हैं, तो और धाराओं की उत्पत्ति का एक प्रधान कारण सनातनी पौने हैं। इसीलिए इस धारा की उत्पत्ति यहाँ पश्चिम अफ्रीका के गिनी के तट से उत्पत्ति होती है। यहीं से यह धारा गिनी के तट से सनातनी पौने के प्रभाव में आकर समुद्र की धारा जल पश्चिम की ओर ढकेला जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के गियाना के तट से टकरा के यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग नीचे दक्षिण की ओर चली जाती है तथा दूसरा भाग यहाँ कैरेबियन सागर में पहुँचती है। कैरेबियन सागर में यहाँ इसे काराकस की धारा भी कहते हैं।
कोई भी देश, कोई भी राज्य अपने पास से गुजरने वाली धारा को अपने नाम से पुकार सकती है। यहीं पर यह धारा कैरिबियन सागर में दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा को कैनी की धारा कहते हैं तथा दूसरे धारा को एंटलीज की धारा कहते हैं। दोनों यहाँ युकाटन चलने से होती हुई गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुँचती हैं। इस प्रकार यहाँ दोनों तरफ से कहीं से भी कोई निकलने का रास्ता नहीं होने से यह पूर्व की दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ जल की अधिकता भी रहती है। यहाँ क्यूबा और फ्लोरिडा के मध्य से होती हुई यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से यहाँ पे पछुआ पड़ने के प्रभाव में आके यह पूर्व की दिशा में मुड़ जाती हैं। इस प्रकार यहीं पर यह एक ठंडी धारा से भी मिलती है। जैसा कि ये धारा तो गर्म है और यहाँ यह ठंडी धारा ठंडी जलधारा से मिलती है। यह जलधारा क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप से मध्य से जहाँ से गुजरती है, यहाँ से इसे फ्लोरिडा करंट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस जलधारा को गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहते हैं, क्योंकि यह गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल के आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मौसम पर क्या प्रभाव होगा? जब सूर्य मकर राशि पर होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में ठंडक रहती है तो यह गर्म जलधारा यहाँ के लोगों को गर्म रखती है। यही जलधारा आगे बढ़ती है तो यह लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है। चूँकि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा बैफिन की खाड़ी से निकल के आती है। आर्कटिक महासागर चूँकि ठंडा है, इसलिए यह लेब्राडोर की जलधारा भी ठंडी है। यह यहाँ न्यू फाउंडलैंड में आके मिलती है। यहाँ घना कोहरा छाया रहता है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधारा मिलने के कारण यहाँ घना कोहरा छाया रहता है। यहाँ न्यू फाउंडलैंड में घना कोहरा छाया रहता है। यहाँ पे चूँकि उत्तरी अटलांटिक महासागर काफ़ी विस्तृत है, यह भाग काफ़ी विस्तृत है और यह जगह भी बहुत संवेदनशील है। चूँकि आर्कटिक महासागर में आइस बर्फ रहते हैं और यहाँ पे अधिकतर जलयान चलते हैं और ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ पे आइस बर्फ तैरते रहते हैं। तो यदि जहाज़ का कप्तान ध्यान न दे तो दुर्घटना हो सकती है, जैसा कि टाइटैनिक जहाज़ के साथ हुआ था। और ठंडी जलधारा गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे प्लैंकटन नामक घास की उत्पत्ति होती है, जिसे मछलियाँ खाती हैं। इसलिए इस जगह पे काफ़ी संपन्न जीवमंडल पाया जाता है। यहाँ पर जॉर्ज बैंक और ग्रैंड बैंक स्थित है। यहीं पे जॉर्ज बैंक, ग्रैंड बैंक। यह बैंक का अर्थ है यह महासागर का वह उथला भाग होता है जिसकी तली में, समुद्र की तली में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जिससे यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास की उत्पत्ति होती है जिसे मछलियाँ खाती हैं और इसलिए इस जगह पे काफ़ी संपन्न जीवमंडल पाया जाता है। यहाँ न्यू फाउंडलैंड में जो ठंडी धारा नीचे ही नीचे रहती है वो धीरे धीरे नीचे पीछे की तरफ घूमते हुए यह मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे यह जलधारा जब चलती है तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, चूँकि ये भाग काफ़ी ऊंचा है तो यह जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो पूर्व की ओर चली जाती है और दूसरा यह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। निम्न अक्षांश से, जहाँ पे इसे इरमिंजर की धारा कहते हैं, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश में जाने पर यह जलधारा ठंडी हो जाती है। क्योंकि आर्कटिक महासागर ठंडा है तो यह जलधारा भी ठंडी हो जाती है। यहाँ से यह घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हुए ग्रीनलैंड के पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा
कहलाती है। आगे यह जलधारा पुनः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के साथ ही आगे बढ़ती है। यहाँ पे पश्चिम यूरोप में यह इंग्लिश चैनल में यह ठंडी धारा के चपेट में आने से यह यहाँ पे डांगर बैंड की स्थापना होती है। डांगर बैंड वह क्षेत्र है जहाँ पे संपन्न जीवमंडल पाया जाता है। प्लैंकटन नामक घास की उत्पत्ति होती है जिसको खाने के लिए मछलियाँ पाई जाती हैं ज़्यादा, और यहाँ संपन्न जीवमंडल पाया जाता है। पश्चिम यूरोप के मौसम पर इसका क्या प्रभाव होगा? जब सूर्य मकर रेखा पर होता है उस समय यह जलधारा पश्चिम यूरोप के लोगों को गर्म रखती है। यहाँ पे यह जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा नीचे की ओर चली जाती है, इसकी दूसरी शाखा है जो बाल्टिक सागर में इधर चली जाती है। और यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो आगे बढ़ती हुई यहाँ नॉर्वे के उत्तर में इसे नॉर्वेजियन की धारा कहते हैं, और आगे बढ़ने पर यह गर्म जलधारा 66.5 अंश अक्षांश पर स्थित मरमांस पत्तन जो कि वर्ष भर खुला रहता है। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है उस समय इस पत्तन को बंद हो जाना चाहिए, यहाँ बर्फ़ जम जाना चाहिए, लेकिन यह वर्ष भर खुला रहता है। यह जलधारा यहाँ बर्फ़ गलाने का कार्य करता है, जिससे यह पत्तन वर्ष भर कार्य करता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो कि यहाँ पश्चिम यूरोप में फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन से टकराई थी, जहाँ इंग्लिश चैनल में यह जब ठंडी जलधारा से मिलती है तो यहाँ एक घना कोहरा छाया रहता है। यहाँ से यह जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा तो बाल्टिक सागर में चली जाती है, दूसरी जलधारा जो नीचे की ओर आती है उसे कनारी की ठंडी जलधारा कहते हैं। ठंडी जलधारा क्योंकि यह गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म होती है, लेकिन 25 अंश सेंटीग्रेड कनारी की ठंडी जलधारा इसलिए कहलाती है क्योंकि यह गर्म महाद्वीप के पास से गुजर रही है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यह कनारी की ठंडी जलधारा कहलाती है। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे यह जलधारा आगे बढ़ती हुई गिनी की खाड़ी में जाके गिरती है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा घड़ी की दिशा में ऐसे घड़ी की दिशा में चलती है और दक्षिणी अटलांटिक जलधारा घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गायर बनता है, सारगैसो सागर। यह समुद्र का यह उथला भाग होता है जिसमें एल्गी पाया जाता है, लेकिन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गायर नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पछुआ पौने इतनी तीव्र गति से चलती हैं, इसीलिए गायर नहीं बनता है। अब हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अटलांटिक जलधारा व्यापारिक पौनों की चपेट में आकर यह दक्षिणी अमेरिका की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ ब्राज़ील के तट से टकराकर यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो नीचे की ओर चली जाती है और दूसरा भाग यहाँ शांत क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई आगे चली जाती है। यहाँ एक दूसरा भाग जो ब्राज़ील के तट से टकराई थी वह ब्राज़ील के तट से सहारे यह नीचे की ओर आती है। यहाँ फाकलैंड में यह फाकलैंड की ठंडी जलधारा से टकराती है। फाकलैंड की जलधारा चूँकि ठंडी होती है, यह नीचे से आती है। जो जलधारा नीचे से विषुवत रेखा की ओर चलती है वो हमेशा ठंडी होती है, इसीलिए यह जलधारा भी ठंडी होती है। फाकलैंड की ठंडी जलधारा यहाँ भी वही सब स्थिति होती है जो यहाँ
न्यूफाउंडलैंड में थी। यहाँ घना कोहरा छाया रहता है। ठंडी और गर्म जलधारा मिलने से यहाँ घना कोहरा छाया रहता है और यहाँ पे संपन्न जीव मंडल पाया जाता है, क्योंकि प्लैंकटन नामक घास की उत्पत्ति होती है, जिससे यहाँ संपन्न जीव मंडल पाया जाता है। इसीलिए चिली और अर्जेंटीना के लोग कुशल मछुआरे होते हैं और यहाँ से फाकलैंड की ठंडी जलधारा पछुआ पवनों की चपेट में आकर यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह बन जाती है। ऐसे फिर यह जलधारा आगे बढ़ती है तो यहाँ केप ऑफ अगुलहास, जो कि एक आधा समुद्री पर्वत है, यहाँ पे उससे टकराकर यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो आगे बढ़ जाती है और दूसरी भाग यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका से के पश्चिमी तट के सहारे आगे बढ़ती है, जिसे बेंगुला की ठंडी जलधारा करती है। जैसा कि मैंने बताया कि नीचे से जो जलधारा विषुवत रेखा की ओर चलती है वो हमेशा ठंडी होती है, इसलिए यह जलधारा भी ठंडी होती है। आगे यह विषुवत रेखा में मिल जाती है। यहाँ पे कालाहारी का मरुस्थल है। कालाहारी के मरुस्थल पर इसका प्रभाव होता है कि यह ठंडी जलधारा के आने के कारण यहाँ के मौसम को ठंडा बना देती है। कालाहारी के मरुस्थल में उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा में जो आकार बनता है वह गोलाकार होता है और दक्षिणी अटलांटिक जलधारा से जो आकार बनता है वह आयताकार बनता है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है।